हाँ, हाय स्टूडेंट्स, आई एम अंकुर दीक्षित एंड यू आर वाचिंग अ वेब एग्जाम ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए बात करेंगे कि आखिर मैंने उस दिन आपको बताया था कि जो इंग्लिश का पेपर आएगा वो किस पैटर्न में आएगा। सेक्शन ए बी सी डी ऐसे के सेक्शन में आएगा। तो हम आपको आज के इस वीडियो में ये बताएंगे कि आखिर आप लोगों को अच्छे अच्छे नंबर पाने के लिए कौन कौन सी ट्रिक्स अपनानी है, कहाँ से आपको अपनी आंसर शीट को आंसर नंबर शुरू करना है और कहाँ पर समाप्त करना है, किन क्वेश्चंस को आपको सबसे पहले करने हैं, किस तरीके से करने हैं और कैसे कैसे आप लोग अच्छे नंबर पाओ। ऐसे तो आपके देखो अनुसार मेरे पास ही है। अनुसार में क्या है कि जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए आपका रीडिंग पोर्शन है। रीडिंग पोर्शन में आपका आएगा अनसीन पैसेज। तो जहाँ तक मेरी राय है, अनसीन पैसेज जो है वो 15 नंबर में आएगा, 15 मार्क्स में आएगा। तो आपको इस 15 नंबर में चलना। बहुत सारे ऐसे यूपी बोर्ड के बच्चे होते हैं जो कि ग्रामेटिकली काफ़ी वीक होते हैं, और ऐसे भी जो इसका अनसीन पैसेज होगा कभी कभी ऐसा भी आ जाता है जो कि बच्चों के लिए काफ़ी टफ हो जाता है। और बच्चों आप लोग जानते हो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब आपको अपनी आंसर पुस्तिका में, उत्तर पुस्तिका में पहले पेज में, दूसरे पेज में, ज़्यादातर तो शुरुआत जो हम लोग उत्तर पुस्तिका की करते हैं वो हम लोगों को अच्छा इम्प्रेस वाली आंसर से करनी चाहिए। हमारी बात समझ रहे हैं ना आप लोग। अगर माना कि आपने सेक्शन ए बराबर अनसीन पैसेज वाला अगर आपने क्वेश्चन सारे सॉल्व किए, तो अधिकतर बच्चे गलती क्या करते हैं अनसीन पैसेज में कि क्वेश्चन जो भी मिलता है और उसको पैसेज में देखते हैं, और अगर उस क्वेश्चन में कोई मीनिंग पैसेज किसी लाइन में आ रही है तो वो बच्चे फुल स्टॉप से लेके फुल स्टॉप तक का आंसर उतार लेते हैं। अगर फुल स्टॉप से लेके फुल स्टॉप तक का आंसर अनसीन पैसेज के क्वेश्चंस का हो तो फिर अनसीन पैसेज सभी लोग कर ले जाएं, अनसीन पैसेज एकदम आसान हो जाए, सबके लिए आसान हो जाए। और इसके 15 नंबर ही क्यों रखे जाए? 15 नंबर रखा जा रहा है, इसका मतलब है कि सारे क्वेश्चन के जो उत्तर होते हैं वो फुल स्टॉप से लेके फुल स्टॉप तक के नहीं चलते। आपको अनसीन पैसेज को यू हैव टू रीड केयरफुली, आपको उसको बड़ी सावधानी पूर्वक पढ़ना पड़ता है। तो जहां तक माई ओपिनियन है, मेरी राय है, अगर आपको अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं और बहुत कम समय में आपको अपना पेपर आपका उस सेक्शन डी तक आएगा जो कि काफ़ी लेंथी, काफ़ी बड़ा होगा, तो अच्छे नंबर पाने के लिए मैं आपको तरीका, आज मैजिक ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप अपनी आंसर पुस्तिका, जो उत्तर पुस्तिका है, आंसर शीट है, उसको आप अच्छे सजा पाएंगे, अच्छी राइटिंग में लिख पाएंगे और आपको हेडेक नहीं होगी। जैसे अनसीन पैसेज से आपने शुरू किया, कुछ बच्चे क्या करते हैं, अनसीन पैसेज देखा, सेक्शन ए डाल दिया, अनसीन पैसेज टाइट लगा, उसके क्वेश्चन उन्होंने देखे और उन्होंने अंदाजा लगाया कि सेक्शन ए का अनसीन पैसेज के जो इतने क्वेश्चन दिए हुए, 5-6 जो भी दिए हुए हैं, इनमें इतनी लाइनें खर्चा होंगी, तो वो उतनी लाइन छोड़ करके फिर सेक्शन बी में आ जाते हैं। तो ये बहुत आप गलत करते हैं। माना कि आपने उतने क्वेश्चन की लाइनें छोड़ करके आप सेक्शन बी में आ गए, सेक्शन बी को हल करने लगे, माना आपने लाइन से किया, लेकिन आप ये खुद सोचो कि लाइन से आपने किया है तो शुरुआत से ही काफी सेक्शन ए से आपकी चेक होगी, क्योंकि आपने सेक्शन ए से ही आंसर दिया है। मान लीजिए सेक्शन ए के ज्यादातर आंसर आपके गलत हुए तो चेकर तो यही सोचेगा, जब शुरुआत में इसकी कॉपी गलत लिखी जा रही है तो इसका मतलब अंत तक इस बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है। तो फिलहाल हम कहीं भी जाते हैं या कुछ भी बोलते हैं या कुछ भी लिखते हैं तो हमारा ये उद्देश्य होता है कि हम किसी के ऊपर शुरुआत से ही क्या डाल पाए, अच्छा इंप्रेशन डाल पाए। एक कहावत भी है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो बच्चों तुम्हारा तुमसे बस यही सलाह देने का मेरा उद्देश्य है कि अपनी जो आंसर शीट है उसको शुरुआत ही ऐसे क्वेश्चन से करो कि अच्छे नंबर आपको आते हुए, मिलते हुए चले जाए, शुरुआत में ही सारे आंसर सही हो, जिससे जो चेकर होगा उसके दिमाग में अरे ये आएगा, अरे ये तो सब सही करते हुए चला जाए, इसका मतलब ये बच्चा अच्छा है। तो क्या करेगा, इसी भावना के साथ ये बच्चा अच्छा है
बस उसी भावना के साथ वो आपकी कापी बहुत स्पीड में चेक करेगा और आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन ये माना गया तो सेक्शन ए आपको ना आ पाया, अनसीन पैसे वैसे भी बच्चे कम कर पाते हैं, तब तो भी आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और उस समय आप अच्छे नंबर पाने की आशा नहीं कर पाएंगे। तो आज बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से आंसर को स्टार्ट करें और कैसे करें, सारी चीज़ें बताऊंगा जिससे कि आप अच्छे अंक आसानी से पाते। यही ट्रिक मैं हर साल छात्रों को बच्चों को बताता हूँ, जिससे कि वो अच्छे अच्छे नंबर 98 99 जैसे बढ़िया बढ़िया छात्र हैं जो कि अच्छे अच्छे नंबर लेके आए, तो वो ऐसे थोड़ा आए हैं, उनका कुछ तरीका होगा ना। जैसे कि आपने भी जो लेसन पढ़ा होगा फर्स्ट पेपर द लास्ट लेसन, द डीप वाटर सप्लीमेंट टाइगर किंग सब हो गए, ये लेसन हो गए। आपने भी जो पढ़ा है, जो मेरिट में आने वाले बच्चे वो भी वही पढ़ते हैं, लेकिन उनमें और आप में डिफरेंस क्या है कि उनका लिखने का तरीका आपसे बेहतर है, उनका लिखने का तरीका, उनका इंप्रेशन डालने का तरीका आपसे बेहतर है, इसीलिए वो लोग अच्छे नंबर पा जाते हैं। और आप सब कुछ लिखते हुए और सब एकदम लाइन से लिखते हुए तभी भी आप अच्छे नंबर नहीं पा पाते हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो बच्चों देखो, हमने आपको जैसा पहले बताया था, जो क्वेश्चन पेपर आपका आएगा ये अनुसार है, जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो आपका सेक्शन ए बी सी और डी करके आएगा। तो मेरा तो यही सलाह है आप लोगों को, मेरी तो यही सलाह है आप लोगों को कि आप लोग जो आंसर शीट का प्रारंभ करें वो सबसे पहले वो सेक्शन डी से करें। सबसे पहले आप सेक्शन डी से प्रारंभ करें। अब वो सोचना छोड़ दीजिए आप कि आप सेक्शन ए से नहीं करेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। अरे बच्चों, आपने सेक्शन डाला, आंसर नंबर डाला, कैसे नंबर वो काट लेगा? आंसर नंबर आप नहीं डालते हैं, जब क्रमबद्ध नहीं लिखते हैं तो भले नंबर वो काट ले, ऐसे कैसे नंबर वो काट लेगा? सेक्शन डी से मेरी ये ओपिनियन आपको राय है कि सेक्शन डी से आप अपनी आंसर शीट बिगिन करें। क्यों करें ये आपको आगे के वीडियो में मालूम पड़ेगा। देखो सेक्शन डी में सबसे पहले आप आंसर नंबर करेंगे 10। आंसर नंबर आपका चलेगा सबसे पहले 10 नंबर चलेगा, आंसर नंबर 10 चलेगा। 10 में क्या आएगा जानते हो बच्चों? सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया ऐसी होती जो आपने प्रथम और द्वितीय इन सब मासिक परीक्षाओं में आपने तैयार की होगी, प्री बोर्ड में भी आपने तैयार किया होगा। तो सेंट्रल आइडिया बच्चों को अच्छे से तैयार होती है, अनसीन पैसे थोड़ा बड़ा होता है, इस वजह से बच्चे डर जाते हैं। तो सेंट्रल आइडिया आपने जहां से सीखी है, जिस भी अध्यापक से सीखी है, जिस भी पुस्तक से सीखी है, आप सेंट्रल आइडिया शुरुआत में पूरा बढ़िया सजा के लिखेंगे, बढ़िया सेंट्रल आइडिया लिखेंगे। जो मैटर होगा हम आपको मैटर बताते कैसे क्या चलेगा। जैसे दिस ब्यूटीफुल कामा अट्रैक्टिव एंड हार्ड टचिंग। हार्ड टचिंग पोएम। पोएम का यहाँ पर ब्लैक से पूरा नाम लिख दीजिए, ये पूरा ब्लैक से चलेगा, पोएम का नाम आ जाएगा यहाँ पर, ब्लैक से होगा वो पोएम, कामा कर देंगे, फिर इज composed by the greatest poet of English लिटरेचर। फिर आप लोग यहाँ पर अपने कवि का नाम डाल देंगे काले पेन से, यहाँ पर कवि का नाम डाल देंगे। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये लिखा क्या है, तो आपको बता दें सेंटर आइडिया आप भी याद करते हैं, सेंटर आइडिया अन्य बच्चा भी याद करता है,
लेकिन वो अच्छे नंबर क्यों पा जाता है आप सब लोग जानते हैं, वो अपनी राइटिंग स्टाइल से और अपनी लैंग्वेज से। चाहे हिंदी साहित्य हो, चाहे इंग्लिश साहित्य हो, उसमें जितनी अच्छी आपके शब्दों की सुंदरता होगी, जितने अच्छे आपने शब्द यूज किए होंगे, आपकी मार्किंग उतनी अच्छी बढ़ जाएगी। और जितने आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि दिस पोयम इज कंपोज्ड बाय, इसके द्वारा लिखी गई है, पूरा बता दो, तो उससे अच्छे नंबर आपको कम मिल पाते हैं। ये जो लैंग्वेज है, या सुंदर, आकर्षित और हृदय को छू लेने वाली कविता, कविता का नाम कामा कंपोज बाय लिखी गई है बाय द ग्रेटेस्ट पोएट, सबसे महान कवि के द्वारा लिखी गई है। आप इंग्लिश लिटरेचर पर अंग्रेजी साहित्य के सबसे महान कवि के द्वारा कवि का नाम लिख दो। तो लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। और दूसरी क्यूटेशन जो यहाँ पर एक लाइन छोड़ के फिर क्यूटेशन लिखेंगे। अगर कवित्री है तो सी चलेगा, अगर कवि है तो ही चलेगा। ही ऑक्यूपाइज, वो रखते हैं, द हाईएस्ट, वो सबसे ऊंचा, द हाईएस्ट प्लेस, वो सबसे ऊंचा स्थान रखते हैं, एमंग के बीच में, द किसके बीच में, द अदर पोएट्स, वो अन्य कवियों के बीच में भी सबसे ऊंचा स्थान रखते हैं। पोएट अगर कवित्री हैं तो पोएटेस हो जाएगा, POETES, पोएटेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, वो अंग्रेजी साहित्य के अन्य कवि या तो कवित्रियों के बीच में सबसे ऊंचा स्थान रखते हैं। ये लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी। ये पूरी लैंग्वेज, ये इतना कोटेशन तो आप लिखेंगे कि ही ऑक्युपाइज, वो रखते हैं, द हाईएस्ट प्लेस, सबसे ऊंचा स्थान, एमंग द अदर पोएट्स, अन्य कवियों के बीच में, या पोएटेस के बीच में, तो यहाँ सी आया तो यहाँ पोएटेस आ जाएगा। वह अन्य कवियों या कवित्रियों के बीच में, वो भी किसके, इंग्लिश लिटरेचर, वह अंग्रेजी साहित्य के अन्य कवियों या कवित्रियों के बीच में सबसे ऊंचा स्थान रखते हैं। ये लैंग्वेज शुरुआत में आपको लिखनी ही लिखनी है। और उसके बाद इसका बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप लोग अब जो भी जहाँ से भी आपने जो भी सेंटर आइडिया याद की है, बुक से याद की है, गाइड से याद की है, क्वेश्चन बैंक से याद की है, या किसी अध्यापक के, अपने प्रिय अध्यापक के माध्यम से याद की है, तो अपने स्कूल टीचर के माध्यम से याद, मतलब जहाँ से भी आपने जो भी सेंटर आइडिया तैयार की है, इसके बाद में आप उतनी सेंटर आइडिया लिखेंगे। सेंटर आइडिया इसके साथ आपने ले लिया होगा। सेंटर आइडिया आपने लिखने के बाद बच्चों, सेंटर आइडिया सब लोग लिख देते हैं। सेंटर आइडिया लिखने के बाद में क्या होता है कि बच्चे भी अगले आंसर में आ जाते हैं। हाँ, आपको भी अगले ही आंसर में आना है, लेकिन सुनिए, सेंटर आइडिया के बाद में सेंटर आइडिया में नंबर ना कटने पाए, इसके लिए आपको सेंटर आइडिया जैसे ही समाप्त होती है उस वैसे ही आपको लिखना है पोएटिक ग्रेस। पोएटिक ग्रेस ऐसी चीज है सेंटर आइडिया में जो आपके नंबर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देगी, बढ़ा देगी, है ना। जैसे मान लो चेकर हो गया, काफ़ी आपकी चेक कर रहा है, तो सेंटर आइडिया जब लिखोगे, शुरुआती जो मैंने अभी लैंग्वेज लिखा है वो लिखोगे, और जब ये पोएटिक ग्रेस लिखोगे, अगर उसकी इच्छा भी है कि आधा एक नंबर आपकी राइटिंग का कार्ड भी लिया जाए, तो पोएटिक ग्रेस यदि आप सेंटर आइडिया में लिख के आते हैं तो वो कतई आपकी नंबर को काट नहीं पाएगा और आपको 4 में 4 मार्क्स मिल जाएंगे। बच्चों ग्रामर में तो नंबर नहीं करते, लेकिन लिटरेचर में नंबर कम पड़ जाते हैं, जिससे कि अंग्रेजी में नंबर कम पड़ जाते हैं और बच्चा वो परेशान हो जाता है। तो ऐसा लिख के ना आए कि आपकी मार्किंग कम पड़ जाए और आप जिससे आशा किए हैं कि मैं उससे ज़्यादा अच्छे नंबर लाऊंगा और आप पीछे हो जाए। तो देखो, समय को ना वेस्ट करते हुए मैं आपको पोएटिक ग्रेस बताता हूँ। ये पूरा का पूरा आपका ब्लैक से लिखा जाएगा, और जैसे मैं लिख रहा हूँ आप लोग अपनी आंसर शीट में वैसे ही लिखना। पोएटिक ग्रेस नंबर 1 नंबर पॉइंट या ABC करके डाल दो आप लोग। पहला हो जाएगा फुल ऑफ थॉट, फुल ऑफ थॉट, विचारपूर्ण, अर्थात जिस कविता की मैंने सेंट्रल आइडिया लिखी है वो बड़ी विचारपूर्ण है, सोचनीय है। नंबर दूसरा, उसके बारे में आप क्या लिखोगे, सिंपल लैंग्वेज। मैंने जिस कविता की सेंट्रल आइडिया लिखी है
उसका पोएट्री गेस ये है कि उसकी जो लैंग्वेज कल्चर यूज की है वो लैंग्वेज कैसी है, सिंपल लैंग्वेज है। दूसरी लाइन में तीसरा नंबर आपका हो जाएगा कंपैक्ट एक्सप्रेशन। कंपैक्ट एक्सप्रेशन अच्छे नंबर बच्चों लाना है तो आपको ये सारी चीजें करनी होंगी आपको, नहीं तो ऐसे तो सभी लोग पास हो जाएंगे। कंपैक्ट एक्सप्रेशन पूर्ण अभिव्यक्ति, पूर्ण अभिव्यक्ति इसको बोलते हैं कि जिस चीज का वर्णन किया गया वो पूरा का पूरा किया गया है। जो 4 नंबर होगा वो 4 नंबर आपका होगा ग्रांड राइटिंग स्टाइल, शानदार लेखन शैली। ये राइटिंग स्टाइल का मतलब यहाँ पर लेखन शैली होगा, है ना। ये 4 आप लोग लिखेंगे। ये पोएटिक ग्रेस आप लोग सेंट्रल आइडिया के अंत में से और लिखिएगा। और उसके बाद जो 5वां नंबर है, 6ठा नंबर है, 7वां नंबर है, बस 6 से प्रयास कीजिए 6 से ऊपर न होने पाए। 6 बहुत ज्यादा 6। तो 5वें और 6ठे में क्या लिखना है वो चीज ध्यान दीजिएगा। 5वें और 6ठे में आप ये लिखेंगे, जैसे माना कि आपने जो सेंटर आइडिया लिखी उस सेंटर आइडिया से कुछ शिक्षाएं मिलती हैं जो कि हमको क्योटेशन के रूप में ब्लैक से लिखनी होती हैं। तो उन क्योटेशन को आप उस सेंटर आइडिया में ना लिख करके अपने पोएटिक ग्रेस में 5वां 6ठा 7वां जो भी आपको नंबरिंग करनी जितनी कोटेशन हो बढ़ाते जाओ इसमें। तो इससे क्या होगा, ये भी पूरा ब्लैक से बढ़िया हो जाएगा। तो इसकी अच्छी मार्किंग आपको मिलेगी और आपके नंबर वो जो चेकर होगा वो आपकी सेंटर आइडिया में नहीं काट पाएगा। इतना बच्चों जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट करिए, जल्दी से करिए वीडियो को, ताकि हम आगे की ओर बढ़े और आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें समझा सके। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन करना है, तो शुरुआत जब आप लोग करोगे सेंट्रल आइडिया से गजब की इंप्रेशन आप डाल दोगे अपने चक्कर के ऊपर। इसको ज़्यादा बच्चे याद करते हैं सेंट्रल आइडिया को, तो इसका ज़्यादा जो आपको ज़्यादा आता है उसको ज़्यादा राइट करिए। तो इससे आपका उत्साह भी बढ़ता जाएगा कि हाँ मेरा ये क्वेश्चन हो गया, अरे मेरा ये आंसर हो गया, अरे मैंने ये आंसर लिख दिया। तो उत्साहवर्धन जैसे जैसे आपका होता जाएगा आप कॉन्फिडेंटल को आंसर्स में, वैसे वैसे आप जो नहीं आता होगा उसी उत्साह में आप वो भी सब साल भर ले जाएंगे। तो देखो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी आपको सॉल्व करना है बच्चों, वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है सेंट्रल आइडिया के देन आफ्टर वो आता है प्रोज का लॉन्ग आंसर, जो कि आंसर नंबर होगा 8 नंबर होगा। आंसर नंबर 8 होगा। आंसर नंबर 8 होगा आपका 8वां नंबर, वो होगा आपका लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर भी अपना गजब का इंप्रेशन डालेगा। सेंट्रल आइडिया तुरंत बाद लॉन्ग आंसर आप लिखिए और वो भी बढ़िया सा प्रोज का, बात समझ रहे हैं हमारी आप, प्रोज का ही लॉन्ग लिखेंगे आप लोग। जैसे प्रोज का जब लॉन्ग लिखोगे तो शुरुआती लैंग्वेज वही रहेगी, क्या रहेगी लॉन्ग आंसर की, दिस ब्यूटीफुल। इसको ध्यान से पढ़िए कि दोनों एक नहीं है सेंट्रल आइडिया हो ये वाला, अट्रैक्टिव एंड हार्ट टचिंग एंड इंस्पायरेशनल प्रोज को हमेशा ए से पोर्शन कहा जाता है लिटरेचर पॉइंट में। इंस्पायरेशनल ए से अपने प्रोज का लेसन जो भी लॉन्ग आंसर है उसका नाम, कामा इस पोएट्री में चलता है कंपोज बाई, और इसमें चलेगा आपका रिटन बाई, इज रिटन बाई द ग्रेटेस्ट, रिटन बाई द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ
इंग्लिश लिटरेचर, ये लिखेंगे और यहाँ पर आगे अपने राइटर का नाम ब्लैक से आप लिख देंगे। थोड़ा सा उससे चेंज हुआ नहीं, सब मैटर वही लिखोगे तो अच्छे नंबर कहाँ आ जाएंगे, तो कहेगा बाबा बेवकूफ बना रहा मुझको। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। और दूसरी कोटेशन जो ही ऑक्युपाई वाली मैंने बताई वो तो आप लिख ही लीजिएगा। उसके बाद लेसन से संबंधित एक लाइन कोटेशन, जब काले पेन से लिखोगे एक लाइन छोड़ दोगे, लिखोगे लेसन, जैसे माना कि पहले लेसन नाम द लास्ट लेसन, द उसका कोटेशन, उससे रिलेटेड आपका आंसर से, मतलब कि जो भी लेसन का आप आंसर लिख रहे हैं उस लेसन से संबंधित आपका ये कोटेशन रहेगी। जैसे पहला लेसन हो गया द लास्ट लेसन, द लास्ट लेसन, हाँ ये आपका कैरेक्टर होगा द लास्ट लेसन, ऐसे है सिंगल का संबंध इज वन ऑफ द shiniest stars in the galaxy of English literature। ये कर दोगे। जो आपका लेसन है इज वन ऑफ द शाइनिएस्ट स्टार्स, सबसे चमकदार तारा है इन द गैलेक्सी, आकाश गंगा में आप इंग्लिश लिटरेचर अंग्रेजी साहित्य के। तो आपका जो लेसन है वो अंग्रेजी साहित्य के आकाश गंगा में सबसे चमकदार तारों में से एक तारा है। जितनी अच्छी आपकी लैंग्वेज होगी उतने अच्छे आप मार्क ऑब्टेन कर पाओगे, अदरवाइज यू कांट गेट गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम, और आप पीछे रह जाएंगे अन्य अपने कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स की अपेक्षा, आप कम नंबर पा पाएंगे और बाद में पछताने से क्या होगा भैया। हाँ, तो ये लैंग्वेज आप पूरी लिख देंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया पहले से ही है कि आपने जो लॉन्ग आंसर जहाँ से भी सीखा हो, जिससे भी सीखा हो, इसके सारे लीजिए, जो भी सीखा हो आप लोग लॉन्ग आंसर अपना लिख डालिए पूरा। ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा आपका इम्प्रेसिबल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंप्रेशन डाल देगा, जिससे कि आपकी मार्किंग अच्छी हो जाए। चलो बच्चों, हमारा आगे का प्रयास क्या है। और आपको कभी कि कोई बच्चे सोच रहे होंगे अरे मुझे याद ही है कि सर ने क्या क्या बताया, तो सबसे पहले याद रखो सेक्शन डी में क्या करना है, सेंटर लाइन, प्रोज का लॉन्ग, सप्लीमेंट्री का लॉन्ग लास्ट में, कैसे क्यों बताएंगे। प्रोज का लॉन्ग हो गया, उसके बाद में कि 60 सवाल, प्रोज के 60, पोएट्री के 60, उसके सप्लीमेंट्री के 60, प्रोज के 60 में क्वेश्चन नंबर 7 और सप्लीमेंट्री का जो 60 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। पहले क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 11 कर देंगे। क्यों, 60 आंसर जो बच्चे होता है वो याद करते हैं। तो जैसे लॉन्ग आंसर आपने प्रोज का लिखा, प्रोज के जैसे पहले कौन सा आपको करना है, सेंटर आइडिया बराबर आपको पहले करना है 10वां नंबर, 10वां नंबर का प्रोज का लॉन्ग करना है तो बराबर 8वां नंबर के बाद 7वां करना है आपको 60 आंसर आपको करने हैं। इतने सारे 60 आंसर रहते हैं हर पार्ट में, कम से कम 20-25 इतने रहते ही, बहुत मिनिमम होगा तो 15 तो होंगे ही, 15। तो इतने सारे प्रोज और सप्लीमेंट्री को लेकर इतने 60 आंसर होते हैं, बच्चे कौन कौन से याद कर लेंगे। तो इसलिए जो सबसे पहला इंप्रेशन आपने सेंटर आईडी डाला बहुत अच्छा डाला, फिर उसके बाद फिर अगले पेज में जब आए दूसरा तीसरा पेज अभी यूज हुआ तो आपने प्रोज का लाइन दिया, जबरदस्त इंप्रेशन डाल दिया। उसके बाद में आप 60 आंसर लिखेंगे, 60 आंसर आपका प्रोज का हो जाएगा और सप्लीमेंट्री का हो जाएगा। इससे हल्का समझ लीजिए आपको 60 आंसर कम आता है तो थोड़ा सा इंप्रेशन कम पड़ेगा, और जैसे ही थोड़ा सा इंप्रेशन कम पड़ेगा वैसे ही आप लास्ट नंबर जो क्वेश्चन होगा 12 नंबर, जिससे कि सप्लीमेंट्री का लॉन्ग हो जाएगा ना, सप्लीमेंट्री का आपका क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। उसका लॉन्ग तुरंत ही आपके जो शुरुआती आकर्षण था, जो इम्प्रेशन था, वो ये लॉन्ग आंसर लेके लौट आएगा आपका तुरंत। हमारा तो यही सलाह है कि इससे प्रोज में हो गया तो आपका तो लास्ट लेसन हो गया, और लास्ट स्प्रिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं। मेरी सलाह है कि शायद आप उसको तैयार ही कर लीजिए। सप्लीमेंट्री पॉइंट में जैसे कि द राइट ट्रैप हो गया,
द नाइट ट्रैप कह रहे हैं, तो उसमें ना जैसे कि वो द टाइगर किंग हो गया, शुड मम्मी वाला विजार्ड हिट वाला जो है वो वाला तैयार कर लीजिए। उसके बाद लगान समय से आपने बढ़िया इंप्रेशन डाला, इंप्रेशन डालने के बाद में फिर उसके बाद में क्वेश्चन कौन सा बचता है, हमें तो लगता है बस एक ही क्वेश्चन बचता है, पोएट्री। पोएट्री वाला हो गया जैसे, तो पोएट्री से स्टेंजा पूछा जाता है, 9 नंबर क्वेश्चन। तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, बस 12 तक ही तो आता है। तो आइए आपका हो जाएगा पोएट्री से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ जाएंगे, पोएट्री से रिलेटेड आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे लगान से डालोगे इंप्रेशन खर्च बढ़ जाएगा। जब इंप्रेशन 4-5 पेज में तो ये आएगा, जब इतना 5-6 पेज तो लग ही जाएंगे। जब शुरुआत में इतना अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा तो लास्ट में जो कमजोर है, पोएट्री को सरल मत समझिए, पोएट्री सबसे हार्ड, सबको सरल से आते हैं, तो इसमें ज़्यादातर आपको अपने मन से उत्तर देना पड़ता है। रोज तो है नहीं कि पैसे से देख लिया थोड़ा वो बना ले दिया। पोएट्री में काफ़ी गागर में सागर होता है, इसमें काफ़ी आपको थिंक करके आंसर देने होते हैं। तो ये तो आपका 7-8 पेज के बाद में आएगा, 20 साइड में आएगा, तो उतना ये अगर थोड़ा बहुत ग्रास्प भी हो जाता है तो ये उतना इंप्रेशन आपको खोने नहीं देगा। फिर सेक्शन डी इसी बहाने हो जाएगा कि सेक्शन डी के बाद में जो आप चालू करेंगे, हमारी सलाह ये है कि उसके बाद में आप लोग चालू करिए सेक्शन सी। सेक्शन सी हो गया, सेक्शन सी स्टार्ट करिए। सेक्शन सी में इसको पूरी ग्रामर ये तो रहेगी, पूरा स्टोरी तक रहेगी, पूरी की पूरी एमसीक्यू। जो मैंने जैसे आपको बताया था, अगर आपको ना आता हो या ना मालूम हो कैसे पूरा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होगा, कैसे कैसे आएगा, तो आप लोग इसके पहले वाली मेरी वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपको ये मालूम हो जाए कि आखिर क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा आएगा, पहले में कौन क्वेश्चन होगा, ग्रामर में पूछा जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे पूछे जाएंगे। तो जो आपका सेक्शन सी पोर्शन होगा, सेक्शन सी पोर्शन होगा, वो आपका जो सेक्शन सी पोर्शन होगा वो आपका पूरा ग्रामेटिकली हो जाएगा। पहले तो एमसीक्यू आएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा, वो क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा वो पूरा आपका एमसी आपका क्यू वाला होगा। ये पूरा ग्रामर पोर्शन बच्चों ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, पूरा का पूरा 4 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन तक आएगा। तो 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये आप लोग पूरा का पूरा सही कीजिएगा। जब ये आप पूरा सही करेंगे, बीच में जब पहुंचेंगे आप, लगभग बीच में जब पहुंचेंगे आप, तो पोएट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लिख रहे होंगे, जैसा अभी इसके पहले बताया गया था। तो वो इंप्रेशन कम आपके ऊपर डालना, वो चेकर के ऊपर वो कम इंप्रेशन पड़ेगा, क्योंकि पोएट्री के रिलेटेड जो क्वेश्चन का आंसर होते हैं बहुत सोच समझ लिखने होते हैं। शायद आप में से कुछ बच्चे कमज़ोर हों तो कम अच्छा दे पाएँ, मेरी आशा यही कि आप सब लोग अच्छा दें, लेकिन माना कि थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो गई तो कुछ तो उसके बाद में ऐसा मैटर चाहिए ना जिससे कि आपकी मार्किंग जो है अच्छी हो जाए। तो इसके लिए जो सेक्शन सी है आपका, सेक्शन सी खटाखट आप लोग करते जाइए। सेक्शन सी जो पूरा है, पूरा का पूरा प्रयास ये करो बच्चों कि पूरा का पूरा सही हो, सिनोनिम हो जाए, एंटोनिम हो जाए, वन वर्ड हो जाए। वन वर्ड तो शुरुआत में ही पहले ही क्वेश्चन आ जाएगा, और फ्रेजल वर्ब हो गया, इडियम हो गया, नरेशन हो गया, सिंथेसिस हो गया, सिंटैक्स हो गया। फिलहाल मैं इसके बाद में फिर आज ही प्रयास करूंगा कि सिंथेसिस नामक टॉपिक पर मैं आपका एक वीडियो लेक्चर दे दूं। तो इस वीडियो के बाद में आपका सिंथेसिस नामक पूरा चैप्टर का पूरा वीडियो बनेगा। प्रयास मेरा यही रहेगा कि अधिक से अधिक आप, है ना, उसको पढ़ पाएँ इसके बाद के वीडियो को, और अच्छे पढ़े। ट्रिक तो ये वाला वीडियो श्योर दिखेगा आपको, ट्रिक इसमें मिलेगी। तो सेक्शन की सी पूरा का पूरा करने के बाद, 6 नंबर क्वेश्चन करने के बाद में आप लोग आ जाइएगा, जानते हैं किस नंबर क्वेश्चन में, सीधा आप आ जाइए सेक्शन नंबर ए में। मैं सेक्शन नंबर ए की बात आपसे क्यों की, क्योंकि सेक्शन ए में आपका आएगा अनसीन पैसेज आएगा, और अनसीन पैसेज को आपको एकदम लास्ट में नहीं करना है। सेक्शन ना, अगर सेक्शन ए अनसीन पैसेज को एकदम लास्ट में कर दिया तो आप जानते हैं, आप मान लीजिए आप टीचर हैं, आपने कॉपी चेक की, तो जब कॉपी आप चेक करेंगे या तो शुरुआत में ज़्यादा मन लगा चेक करेंगे या तो अंत में आप मन लगा चेक करेंगे। और जब अंत में आपके पास कॉपी कोई जाएगी और अच्छे नहीं मिलेगी तो आप लोग काट दोगे ना, कह रहे भरो,
नंबर काटो इसके उतने नहीं। अच्छा, तो अनसीन पैसेज आपका टफ टॉपिक होता है, तो इसको लास्ट ले जा करके आप लोग अपने नंबर जो है कटवाइए नहीं भैया। लास्ट में वो चीज़ ले जाइए जिससे कि आपके नंबर बढ़ जाए। लास्ट में भी चेक करते समय जो चेकर हो वो खुश हो जाए, अरे वाह काफ़ी बहुत अच्छी लिखी है बच्चे की, तो आपको वो अच्छे नंबर दे। ना कि आप शुरुआत में या लास्ट में आप ऐसे क्वेश्चन आंसर लिख के आए जो कि इंप्रेशन पूरा बिगाड़ दे और आपके नंबर चले गए। बच्चे यही गलती कर देते हैं, लाइन टू लाइन लिख के चले जाते हैं, नहीं सेक्शन है यहाँ, आंसर नंबर 2 यहाँ, 3 उसके बाद 4 यहाँ, 5 यहाँ, बस इससे क्या होता है कि अच्छे नंबर नहीं पा पाते। क्योंकि इंप्रेशन डालना होता है ना, शुरुआती इंप्रेशन अच्छा हो आपका, मिडिल इंप्रेशन अच्छा हो और एट लास्ट इंप्रेशन अच्छा हो, तभी आपकी मार्किंग अच्छी हो जाएगी। यदि आप इंप्रेशन अच्छा नहीं डाल पाएंगे अपने चक्कर के ऊपर तो आप कैसे आशा कर सकते हैं कि आप अच्छे नंबर पा पाएंगे। तो सेक्शन ए नंबर अनसीन पैसेज कर लीजिए। अनसीन पैसेज में क्या है, अगर क्वेश्चन आपका डिड से किया गया, जब आंसर आप लोग दोगे तो सेकंड फॉर्म में देंगे। अगर क्वेश्चन में आपका डू या डज करके क्वेश्चन में आया हुआ है, तो क्वेश्चन में अगर डू या डज करके आया हुआ है तो आप उसका आंसर जो है क्रिया वर्ब से देंगे, जो भी सब्जेक्ट होगा उसके वर्ब आ जाएगी। अगर एक वचन करता है तो उसमें SRES ऐड कर दीजिए। अगर डू करके क्वेश्चन आता है तो SRES उसमें नहीं ऐड होगी। अगर क्वेश्चन आपका प्रेजेंट टेंस में पूछा जाता है, अगर क्वेश्चन आपका प्रेजेंट टेंस में पूछा जाता है तो आपका आंसर भी प्रेजेंट टेंस में होगा। जिस टेंस में क्वेश्चन हो उसी टेंस में आंसर हो। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा कि हु इज द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर, कि इस चैप्टर कौन लेखक है, तो हु इज पूछा गया ना, तो आपका आंसर भी इज एमआर में ही होना चाहिए। अगर वाज वर्ग के आ जाए तो आपका आंसर भी कैसे होगा, वाज वर्ग करके ही अनसीन पैसेज का आंसर होगा। और अनसीन पैसेज की पहले क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ें कि उसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये सब ढूंढ के फिर क्या पूछा गया है, तब आप लोग अपने अनसीन पैसेज में आइए कि आखिर आंसर क्या, इसमें पैसेज क्या बताया गया और कैसे हमको आंसर इसका देना। हिंदी में आंसर बना लीजिए, जो भी आप अनसीन पैसेज पढ़ोगे उसकी हिंदी जो भी निकालोगे, थोड़ी बहुत निकाल लोगे, जो क्वेश्चन आपको मिलेगा उसकी भी आप हिंदी निकाल लोगे। तो ये सोचो कि मैंने जो अनसीन पैसेज पढ़ा है क्या इस क्वेश्चन संबंधित उसमें कुछ बातें बताई गई हैं। यदि बताई गई हैं तो ज़्यादा अनसीन पैसेज चक्कर मत पड़िएगा, फिर क्या करिएगा, अपने मन से ही उसका उत्तर दीजिएगा जो कि आपने अनसीन पैसेज में पढ़ा हो और आपके दिमाग में हो कि मैंने हाँ इसमें ये पढ़ा है, वही अपने मन से आंसर लिखते हुए चले जाएं। फुल स्टॉप से लेके फुल स्टॉप तक की गलती बच्चों मत कीजिएगा। अगर फुल स्टॉप से फुल स्टॉप की आंसर ही देना हो प्रत्येक क्वेश्चन आपको अनसीन पैसेज में, फिर क्या 15 नंबर रखे ही न जाए। 15 नंबर ऐसे पा जाएंगे क्या आप लोग, कुछ तो प्रयास करना पड़ेगा। फिलहाल इंग्लिश के पेपर उतना हार्ड नहीं होता, अनसीन पैसेज जो है सरल आएगा, स्टोरी भी सरल आएगी, घबराने की कोई बात नहीं है। अब की पहला साल है CBSE का, यूपी बोर्ड वाले बच्चों को CBSE का पूरा पेपर पैटर्न रख करके देना, उनको फेस करने के काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे बच्चों के लिए और ज़्यादा विद्यालय में चल पाए, इसलिए 2022 का इंग्लिश का पेपर उतना हार्ड नहीं होगा, डरिए मत। स्टोरी आएगी उतनी बड़ी नहीं आएगी कि आप उससे डर जाएं, कम नंबर पाएं, एकदम उत्साह से कीजिए। शुरुआत मैंने बताई आपको, सेंटर आइडिया कर लिया, लॉन्ग आंसर कर लिया, शॉर्ट आंसर कर लिया, फर्स्ट पेपर। ज़्यादा बच्चे क्वेश्चन पेपर से क्या करते हैं, फर्स्ट खूब तैयार करते रहते हैं। तो जब फर्स्ट पेपर शुरुआत में ही करोगे आपका कमांड उसमें हो जाएगा तो आपका उत्साह अपने आप बढ़ जाएगा। जो नहीं भी आता होगा उसका भी उत्तर आप बढ़िया सा दे पाएंगे। सेक्शन ए के बाद में आप लास्ट नंबर में आएंगे, सेक्शन बी में आएंगे। सेक्शन बी में सबसे पहले आपका आएगा आर्टिकल। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे आर्टिकल क्या है, ए अंडा है क्या? हाँ ए अंडा है, लेकिन यहाँ पर जो सेक्शन बी में आर्टिकल आया हुआ वो नहीं है, उसको कहा जाता है ए से, कहा जाता है आपका ए से हो गया। ए से लिख के आएगा तो उसमें आपको हेडिंग वाइज इंट्रोडक्शन हो गया, बेनिफिट्स हो गए, हार्म हो गई, हानियाँ हो गई, इफेक्ट हो गए, काज हो गए, कंक्लूजन हो गया, ऐसे आंसर दोगे आप लोग। लेकिन जो आर्टिकल आएगा रहेगा ये भी ए से, लेकिन विदाउट हेडिंग, बिना हेडिंग के रहेगा। ए से मैंने लास्ट में इसलिए नहीं कहा आपसे लिखने के लिए क्योंकि ए से इतने सारे होते, बहुत सारे ग्रामर पुस्तक में होते हैं। अब बच्चा कौन सा तैयार करे, कौन सा ना तैयार करे। मान लीजिए ना पढ़ाया हुआ आया, ना बताया हुआ आया, तो कम से कम आप बना बना के कुछ लिख पाओगे। कम से कम अपनी आंसर पुस्तिका के अंत में तो नहीं बना बना के लिखोगे,
उसके बाद में काफ़ी बच्चों को तो 9 से 10 से 11 से और 12 में आ ही चुके हो, लेटर लिखना सिखाया जाता है। ज़्यादातर लेटर आपका कंप्लेंट लेटर आएगा, तो लेटर आपका दूसरा जो क्वेश्चन हो जाएगा सेक्शन बी में ही, सेक्शन बी में ही बच्चों, ये देखो सेक्शन बी में ही आर्टिकल आएगा। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन आप लोग लेटर राइटिंग का कीजिएगा, लेटर राइटिंग कीजिएगा। आपकी बार पहला साल है आपको ये वाली परीक्षा देते हुए, तो हमें लगता है सीबीएसई पैटर्न की, तो इट्स कंप्लेनिंग, कोई भी कंप्लेनिंग लेटर, मेरा जो उद्देश्य है आपसे बताने का कि कोई कंप्लेनिंग लेटर आएगा। तो चलिए बच्चों, आप लोगों को इसी प्रकार पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेना है, विद करेज करना है, घबराना नहीं है, कोई उतना कठिन नहीं आएगा। बस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप लोग वीडियो को देखिएगा और जो भी चीज़ ना आए आप कमेंट्स माध्यम से आप लोग बाद में किसी भी तरीके से आप लोग इसको बताएं कि कैसे क्या दिक्कत सर हुई, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। चलिए ठीक, ओके।